अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हमारा क्रिमिनल लॉ से जो है वो बिलोंग करता है। और ये है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1921। अब ये जो है कानून जो है चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, अब ये एक ऐसा कानून है कि जिसमें जो है कुछ कवानीन जो है और ज़वाबित जो है वो उनका तयन किया गया है। और उस उस बाबत जो है कुछ सज़ाएं भी जो है वो मखसूस कर दी गई है। अब इसकी जो डिटेल है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो कानून है बिलखसूस ऐसे जो है इश्यूज़ उन पर बनाया गया था कि जो चाइल्ड है, यानी कि जो एक बच्चा है, उसकी जो मैरिज है वो जो है भले वो खुद करे या कोई ज़बरदस्ती उसके साथ करे, मैरिज करे, और फिर या फिर उसका भले ही उसका जो है बाप या गार्जियन जो है, यानी कि वली वली हम पेरेंट्स को कहते हैं, वो या फिर गार्जियन जो है अगर वो इन्वॉल्व हो, तब भी वो जो मैरिज है वो जो है वैलिड नहीं है और कानून की नज़र में वो एक जुर्म है। यानी कि इस कानून का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि एक जो चाइल्ड एज रखता है बच्चा, तो उसकी जो मैरिज है वो कानून की नज़र में जुर्म है, भले ही जो है उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो वो ही क्यों ना कराते हों। तो ये इसका बेसिकली एक मकसद था। अब इसकी डिटेल्स क्या है उसको हम पढ़ते हैं और फिर कौन कौन से दीगर जो कवानीन हैं वो भी इसको टच करते हैं इसी टॉपिक को लेकर, तो उसके साथ वो भी इसमें साथ साथ जो है हम उनको भी देखते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है अब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ये इसके टोटल जो है 12 सेक्शंस हैं और इसका जो मतलब दूसरा जो इसमें एक एक्ट इस पर जो है वो भी टच करता है उसको, वो है 2015 का जो है पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2015, वो भी इसको टच करता है। फिर क्या है कि मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ जो है 1961, उसके भी जो कुछ पहले जो कुछ जो बातें थी इस पर थी लागू। फिर क्या है मिली जुली, आइए इसको देखते हैं। अब इसमें इसका जो सेक्शन 1 है वो यही कहता है कि ये जो कानून है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ये सारे पाकिस्तान में नाफिज है और एक ही वक्त और सब पर जो है इक्वली जो है लागू होता है, ये इसका सेक्शन 1 कहता है। फिर जो इसका सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जो इसमें जो उम्र का जो एक तयन किया गया है कि मतलब किस एक उम्र की जो लिमिट है उसको रखा जाए तो फिर उसको हम समझें कि ये चाइल्ड मैरिज में आ जाएगा। तो अब इसको क्या है कि हमने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो एज पड़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो थी 18 साल। अब इसमें भी क्या है कि इन्होंने इसने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ने एक जो लड़के की उम्र है मेजॉरिटी की वो 18 साल ही रखी है, लेकिन लड़की की जो उम्र है यहाँ पर इन्होंने 16 यानी कि 16 साल जो है उसको मतलब रखा है इस एक्ट के तहत। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ था 1961, उसमें पहले जो उम्रें थी इसमें इस शादी के हिसाब से जिसमें ये तस्वर किया जाए कि वो एक अभी बच्चा है, तो वो उसमें जो उम्र का तयन किया गया था तो बॉय की उसमें उम्र जो थी वो 16 साल रखी गई थी और फिर लड़की की जो उम्र थी वो 14 साल रखी गई थी। लेकिन अब इसमें जो है 18 साल लड़के की और लड़की की 16 साल। तो अब ये जो है इसके सेक्शन 2 जो है इसके उम्रों के बारे में बताता है। फिर सेक्शन 3 जो है इसका वो जो है एबॉलिश किया गया और उसको जो है मनसूख कर दिया गया है। और फिर सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि फॉर मेल मोर देन एज ऑफ 18 ईयर्स मैरिड टू अ माइनर गर्ल, तो उसकी जो है वो सज़ाएं बताता है कि अगर कोई ऐसा लड़का है या
लड़का ही कहेंगे, शख्स तो नहीं कहेंगे। तो अगर ऐसा कोई लड़का जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है, वो किसी ऐसी लड़की से शादी करता है या बच्ची से कि जिसकी उम्र जो है 16 साल से कम है, तो उसकी जो है सज़ा है और वो एक मंथ और 1000 की जो फ़ाइन है उस पर जो लागू होती है। ठीक है। अब अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देख लें तो फिर ये जो उम्रें हैं 16 साल से कम और 18 साल से, मेरे ख्याल से जो लड़की की यहाँ पर उम्र रखी गई है इस पर कुछ फिर हो जाती है खींचाखानी। तो फिर आगे मज़ीद पढ़ते हैं, उसके सारे जो है सारे सारे पहलू जो हैं वो आ जाते हैं आगे आगे ही देखते हैं और पढ़ते हैं। क्योंकि 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियाँ अमूमन आज भी जो है विलेजेस में, गाँव में, देहातों में होती हैं। खैर लेट्स हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं तो वो सब भी समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें ये इसकी जो सज़ा है वो यही कहता है कि अगर 18 साल से कम किसी 18 साल से जो बड़ा जो लड़का है 16 साल की कम उम्र लड़की से शादी करेगा तो उस पर 1 मंथ और 1000 की जो फ़ाइन है वो लागू होती है और इसी कानून के तहत होगी। और फिर जो है उसमें मज़ीद ये कहता है कि अगर ऐसी बच्ची है जिसने सने बलोगत में जो है अभी उसने कोई मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी जो है उसने अटेंड नहीं की, यानी कि उसका कोई मतलब क्या कहें कि वो उसका कोई मेंस्ट्रुएशन का सिलसिला नहीं है, तो मतलब वो ऐसी बच्ची के साथ अगर कोई शादी करता है और वो 18 साल से बड़ा है वो लड़का, तो उसकी फिर जो सज़ा है वो इन्होंने रखी है 6 मंथ्स एंड 50,000 फ़ाइन। फिर यानी कि एक डिफरेंस आ गया कि क्योंकि 16 साल से और 14 साल से और 14 से कम मेरे ख्याल में फ़र्क ही होता है, कोई अंडरस्टूड बात है, हर कोई समझ सकता है। फिर सेक्शन 6 जो है इसका वो ये कहता है कि इफ़ सच टाइप ऑफ मैरिज इज़ पब्लिकली sermonized then punishment is of 1 month and 1000 of fine। ठीक। अब ये कहता है कि अगर ऐसी शादी है जो है जिनकी उम्रें ऐसी है जैसे कि मैंने ऊपर बता दी, तो वो अगर पब्लिकली उनको किया जाता है, सेरेमनाइज किया जाता है, तो वो भी एक जुर्म है और उसकी सज़ा भी 1 मंथ और 1000 है। लेकिन पंजाब अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उसकी सज़ा थोड़ी डिफरेंट बताता है। वो कहता है कि इसकी सज़ा फिर होगी 6 मंथ्स और 50,000। ठीक। फिर इसका सेक्शन 7 है, वो बताता है इसके वली के बारे में, यानी कि पेरेंट्स है या कोई गार्जियन है वो अगर किसी ऐसी बच्ची की शादी करवाता है जो अभी सने बलोगत में नहीं या भी 16 साल से कम उम्र रखती है, तो फिर उसकी जो सज़ाएँ है ये सेम जो है उसी पर भी लागू होंगी, यानी कि 1 मंथ और 1000। और अगर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट है तो 6 मंथ्स और 50,000। फिर इसका सेक्शन 8 जो है वो कहता है कि ये जो ट्रायल है इसका, यानी कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट का जो केस बनता है, कोई भी अगर इशू होता है तो उसका जो केस चलेगा वो जो है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट कंडक्ट करेगी, यानी कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट ओनली, नॉट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, बट द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ओनली कैन कंडक्ट सच टाइप ऑफ ट्रायल। ठीक। यानी कि वो ही इसके को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अब इसका मज़ीद जो सेक्शन 9 है वो कहता है कि मोड ऑफ कॉग्निजेंस इज सब्जेक्ट टू एनी रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय एनी यूनियन काउंसिल और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर कुछ नई बात आ गई और खिलाफ रिवाज भी आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि एक मैजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट यानी कि चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट जो है उस पर एक पाबंदी लगाता है कि वो जो है मैजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास वो ट्रायल तो कंडक्ट कर सकता है, केस चला सकता है, लेकिन डायरेक्ट जो है उसको उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कि अगर कोई डायरेक्ट कंप्लेंट जाकर कर दे मैजिस्ट्रेट के पास या कोई एफआईआर हो तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि यूनियन काउंसिल लेवल का जो कोई अहदेदार है वो जो है उसको जो है रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता।
یعنی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ایشو ہو جائے، تو آپ کو پہلے جانا پڑے گا یونین کاؤنسل کے پاس، اور جو بھی آپ کے علاقے کا ہے پھر ان سے جو ہے کچھ جو ہے وہ اپروول لے کر پھر آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا. تو یہ ایک طرح کی جو ہے اس پہ ریسٹرکشن جو ہے وہ پٹ اپ کرتا ہے. ٹھیک. پھر اس میں مزید جو اس کا سیکشن 10 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if court denies of trial then can inquire into under section 292 CRPC by on or through any subordinate magistrate. اب یہاں پر کچھ بات انہوں نے بہتر لکھی ہے. اب وہاں پر کیا کرتا ہے، سیکشن 8 اور سیکشن 9 کہہ رہا تھا کہ میجسٹریٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، لے سکتا کاگنیزنس، اور جب تک کوئی جو ہے یونین کاؤنسل لیول کی کوئی اتھارٹی جو ہے اس کو نہیں کرتی، ان کو ان لوگوں کو اتھورائز نہیں کرتی، کوئی اپنی اسینٹ نہیں دیتی ان کو. لیکن سیکشن 10 جو ہے واضح تھوڑے پاورز جو ہے اس کے میجسٹریٹ کے اس ایشوز پر کچھ مزید بڑھا رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو میجسٹریٹ ہے البتہ چاہے تو انڈر سیکشن 292 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت خود یعنی کہ اپنی کورٹ سے یا پھر کسی بھی سبارڈینیٹ جو میجسٹریٹ ہے اور اس کی جو کورٹ ہے اس کے تھرو جو ہے وہ اس پر انکوائری جو ہے وہ کروا سکتا ہے اس ایشو کو لے کر. پھر جو ہے اس کا جو سیکشن 12 ہے اس کا سیکشن 10 ہو گیا، 11 جو ہے اس کا پھر ایبالش کیا گیا، وہ منسوخ ہے. پھر اس کا جو سیکشن 12 ہے آئی تھنک لاسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے کین ایشو اینی انجیکشن آلسو فار اینی آف سچ چائلڈ میرج ریسٹرکٹ. یعنی کہ اب یہ اس کو پاور دیتا ہے اسی کورٹ کو، کمپیٹنٹ کورٹ کو، کہ جو ہے اس میں فیملی کورٹ بھی ہو سکتی ہے. اب فیملی کورٹ کو بھی اگر آپ یونین کاؤنسل کے لیول کو بندے کو جو ہے وہ دیتے ہیں، کوئی اس کے تھرو کوئی دیتے ہیں درخواست کمپلینٹ، تو وہ بھی جو ہے، اور میجسٹریٹ کورٹ تو ہے ہی کمپیٹنٹ، اور وہ دونوں ہی جو ہیں انجیکشن آرڈر جو ہے اگر مطلب جو ہے پاس کر سکتی ہیں کہ کہیں پر بھی اگر کوئی یعنی کہ کوئی بھی کمپلین دی جائے کہ فلاں جگہ پہ ایسی میرج جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے اور سیریمنائز کی جا رہی ہے، تو وہ جو ہے ان پر امیڈیٹلی جو ہے انجیکشن آرڈر جو ہے وہ کر سکتا ہے اور ان کو اسٹے کروا سکتا ہے. اور پھر مزید کہتا ہے کہ if any breach جو ہے if anyone breaches such order then punishment is 4 months and imprisonment is of 1000. یعنی کہ اگر کوئی بھی ایسے آرڈر کو، ایسے انجیکشن آرڈر کو اگر بریچ کرتا ہے، اس کو فالو نہیں کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو پھر اس کو 4 منتھس اس کی سزا ہے اور 1000 اس کی فائن ہے. پھر جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کا پیرا 250 251 وہ بھی جو ہے، اور 271 آف دا محمد اللہ وہ بھی جو ہے وہ سیم یہی باتیں کہہ رہا ہے، ریسٹرکشنس لگا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسے آرڈر کو بریچ اپ کرے گا تو اس پر اب یہی پنشمنٹ ہوگی 4 منتھس کی. پھر 310A سیکشن ہے، سیکشن 310A آف پاکستان پینل کوڈ، وہ جو ہے اس کے لیے جو سزا پرووائڈ کر رہا ہے اس ایشو پر. اب یہ تو ایک مخصوص ایک ایکٹ تھا، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، وہ جو ہے اس پر اس کی سزائیں تو یہ تھی جو میں نے ابھی یہاں پر بتا دی. لیکن جو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 310 ہے وہ جو سزائیں پرووائڈ کر رہا ہے وہ جو ہے ہیں تقریباً 3 سال اور 5 لاکھ کا جرمانہ. یعنی کہ اس کی سزائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور سنگین ہے. اب ان تمام باتوں پر ایک جو اس میں ایک پلس پوائنٹ آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ان میں جو ہے لیڈی اگر ایسی کوئی شادی کنڈکٹ کرواتی ہے اس چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت، ناٹ پاکستان پینل کوڈ بٹ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت، اگر کوئی لیڈی ایسی شادی کنڈکٹ کرواتی ہے
तो फिर उस पर जो ये सज़ा है ना वो इन्फोर्स नहीं होगी, और उस पर ये सज़ा भी इन्फोर्स नहीं होगी, और ना ही उसको उस पर ये सज़ा जो है एग्जीक्यूट हो सकती है, यानी कि उसको जेल में नहीं आप डाल सकते। अलबत्ता जो जुर्माना है वो जो है आप उससे वसूल कर सकते हैं, ठीक है, लेडी पर। लेकिन इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा है वो इस कानून के तहत लागू नहीं होती। अलबत्ता जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसमें कोई नो जेंडर डिफरेंस है, उसमें जो है उस पर सज़ा जो है वो लागू होती है, और जो है उसमें उसकी सज़ाएं भी ज़्यादा है, और उसका जो जुर्माना है 5 लाख वो भी जो है उस पर लागू होता है। फिर इसमें 2004 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 219, उसमें एक ऐसा फैसला दिया गया जिसमें ये क्लियरली ये जो था वो उसमें यही बात कही गई कि कोई भी जो प्राइवेट पर्सन है या जनरल पब्लिक में से जो कोई भी ऐसा शख्स है, अगर ऐसे इशू पर जो है कंप्लेंट फाइल करना चाहे कोर्ट में, तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, पहले उसको यूनियन काउंसिल के पास जाना पड़ेगा, ताकि वहीं से जो है पहले थोड़ा उनसे अप्रूवल ले ले एक तरह का, फिर जो है कोर्ट में वो आ सकते हैं। अब ये जो थी इसकी सारी डिटेल्स थी, और इसकी पनिशमेंट्स की, और इसके जो इस इशू पर जो कवानीन जो है जो लागू हो रहे थे उनकी जो एक मुख्तसर सी डिटेल्स थी। होप सो कि आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। ये मुख्तसर सा एक छोटा सा कानून है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम सबको जो है पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।